लोगों की हत्या कर इंसानी मांस से बनाता था बर्गर। अमेरिका के खौफनाक सीरियल किलर की कहानी। दोस्तों, ये खबर अमेरिका की है। सीरियल किलर जोसेफ राय मेथेनी की ज़िंदगी की शुरुआत होती है अमेरिका के बाल्टीमोर शहर से। इसका जन्म 2 मार्च 1955 में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, पर पिता हमेशा नशे में रहते थे। कहते हैं कि उसके पिता की मौत तभी हो गई थी जब मेथेनी की उम्र महज 6 साल की थी। इसके बाद उसकी मां से भी नहीं बनती थी, लेकिन उसने पढ़ाई जारी रखी। बचपन से शरीर और कद-काठी से काफ़ी लंबा चौड़ा था। उसकी लंबाई करीब 6 फीट 8 इंच की बताई जाती है। 18 साल की उम्र में वो अमेरिका फ़ौज में भर्ती हो गया और इधर माँ से भी उसका रिश्ता अलग हो चुका था। अमेरिकी फ़ौज में साल 1973 में भर्ती होने के बाद उसकी पोस्टिंग वियतनाम में हुई थी। वियतनाम में रहने के दौरान ही उसका फ़ौज से मन उब गया, इसलिए जब कुछ साल बाद वापस अमेरिका आया तो फ़ौज में कभी वापस नहीं लौटा। वो नशे में धुत रहने लगा, ड्रग्स एडिक्ट हो गया था। ड्रग्स लेने के दौरान ही उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो लड़की सेक्स वर्कर भी रह चुकी थी। दोनों साथ रहने लगे थे। मेथेनी घर का खर्चा चलाने के लिए ट्रक चलाता था। इस तरह मेथेनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा। कोई पूछता कि उसके परिवार में कौन कौन हैं, तब बताता था कि माँ और पिता दोनों की मौत हो चुकी है। इस तरह समय बीतता गया और उसका एक बेटा भी हुआ था। फिर साल 1993 में एक दिन ट्रक लेकर मेथेनी कई दिनों के लिए बाहर गया। जब घर लौटा तो देखा कि गर्लफ्रेंड और बेटा दोनों लापता हैं। दोनों की उसने काफ़ी तलाश की और हर जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। बाद में कहीं से पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड बच्चे को लेकर किसी और के साथ चली गई हैं। मेथेनी को लगा कि उसके बच्चे को भी गर्लफ्रेंड गलत लोगों तक पहुंचा देगी, इसलिए वो उनकी तलाश में उस हर शख्स से पूछताछ करने लगा जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानते थे। एक साल बाद यानी 1994 में एक दिन वह पुल के किनारे 2 लोगों से मिला जो उसकी गर्लफ्रेंड को जानते थे, लेकिन उन दोनों ने गर्लफ्रेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। गुस्से में 155 किलो से ज़्यादा वजन वाले मेथेनी ने हथौड़े से मार मार कर दोनों की हत्या कर डाली। हत्या करने के बाद दोनों के शव को वहीं नदी के पास फेंक दिया था, लेकिन इस पूरी वारदात को वहां मौजूद एक मछुआरे ने देख लिया, इसलिए मेथेनी ने उसकी भी हत्या कर दी और उसके शव को नदी में काफ़ी दूर फेंक आया। वहीं पर कत्ल में प्रयोग हथौड़े को भी फेंक दिया। दोनों व्यक्तियों के गायब होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो मेथेनी का पता चला। पुलिस ने उसे दबोच भी लिया, लेकिन कत्ल में इस्तेमाल हथियार भी नहीं मिला और न ही जिस मछुआरे की उसने हत्या की थी उसकी लाश मिली। मेथेनी पर सिर्फ 2 लोगों की हत्या का केस चला, लेकिन उसमें भी कोई सबूत नहीं मिल पाया, इसलिए कुछ महीने बाद ही वो जेल से छूट गया। अब भले ही जेल से मेथेनी छूट गया था, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया। साथ ही उसे यह भी पता चल गया कि अगर जिसकी हत्या की जाए उसकी लाश न मिले और हत्या करने वाला हथियार न मिले तो कातिल का पता नहीं चल सकेगा। इसलिए अब वो शातिर किलर बन गया और उसके निशाने पर वो सब लोग थे जो उसका साथ छोड़ चुकी गर्लफ्रेंड की पहचान में थे या उसके पेशे से जुड़े थे। मसलन उसके साथ ड्रग्स लेने वालों से लेकर सेक्स वर्कर तक। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि जोसेफ राय मेथेनी को लगता था कि उसकी गर्लफ्रेंड की गलत हरकतों की वजह से उसका बेटा भी उससे दूर चला गया। बेटे के बारे में सोचकर वो लोग सभी लोगों को मारना चाहता था।
इसलिए 1995 से ही वो खासकर रेड लाइट एरिया की लड़कियों को मिलने के लिए बुलाता और फिर रेप के बाद हत्या कर देता। वो बेरहमी से कत्ल करता, यहाँ तक कि एक सेक्स वर्कर की हत्या के बाद उसके ऊपरी हिस्से को अपने घर में रख दिया था और एक बार गुस्से में उसने उसके कंकाल के साथ भी रेप किया था। अब आलम ऐसा था कि अमेरिका के बाल्टीमोर शहर से लगातार लोग गायब होने लगे थे और उनके शव भी नहीं मिल रहे थे। पहला शव कंकाल के रूप में एक दिन किसी सफाई कर्मी को लावारिस बॉक्स में मिला। उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें कंकाल था। यह कंकाल एक लड़की का था। उसकी पहचान कैथी के रूप में हुई। वो काफ़ी समय से लापता थी। वो एक सेक्स वर्कर थी, लेकिन कत्ल किसने और क्यों किया यह पता नहीं चल सका था। इसके कुछ महीने बाद एक और लड़की की लाश ऐसे ही बॉक्स में मिली। वो भी एक सेक्स वर्कर थी, लेकिन मरने वाले का पता नहीं चल पाया था। उधर कई बार जोसेफ ट्रक चलाता तो कई बार सड़क किनारे ठेला लगाता। यहाँ बर्गर और सैंडविच बेचने लगा। पोर्क और बीफ मांस वाले सैंडविच और बर्गर की खूब डिमांड थी। लेकिन जोसेफ को ये पता था कि अगर कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस से बचना है तो उनके हाथ सबूत नहीं लगना चाहिए। इसलिए ये हत्या के बाद इंसानी शरीर के टुकड़े कर मांस निकालने लगा। मांस निकालने के बाद लाश के बाकी टुकड़ों को बॉक्स में बंद करके या दूसरे तरीके से पैकेट में डालकर कहीं फेंक देता था। फिर उसी इंसानी मांस को तंदूर पर भूनकर खुद भी खाता और बर्गर एवं सैंडविच में डालकर बेच देता। यह सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। खास तौर पर मेथेने ने सेक्स वर्कर को निशाने पर लेता और उन्हें घर बुलाकर मार डालता। फिर आया साल 1996। एक दिन जोसेफ ट्रक लेकर अपने शिकार की तलाश में निकला। उसकी मुलाकात सेक्स वर्कर रीटा केपलर से हुई। उसने उसे अपने ट्रक में लिफ्ट दी और रास्ते में ड्रग्स भी दी। इसके बाद मेथेनी उसे एक फैक्ट्री में ले गया जहां वह रहता था। यहाँ रीटा को जब कुछ अजीब सा लगने लगा तो वह वहां से जाने लगी, लेकिन मेथेनी ने उसे रोक लिया और रेप का प्रयास किया। उसने रीटा से मारपीट भी की, फिर गला दबाकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन किसी तरह रीटा के हाथ ट्रक में रखा एक हथौड़ा मिल गया। उसी हथौड़े से मेथेनी पर हमला करके वह भाग निकली। वहां से भागते हुए वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक जोसेफ वहां से फरार हो चुका था। अब पुलिस ने रेप और हत्या के प्रयास के आरोपी को स्केच तैयार करवाया। उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 15 अगस्त 1996 को एक फ़ोन के जरिए पुलिस को संदिग्ध जोसेफ मेथेनी की जानकारी मिली। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल करने वाले हथौड़े को भी बरामद कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में मेथेनी ने 10 लड़कियों समेत 13 लोगों की हत्या करने की बात कबूल की। उसने बताया कि गर्लफ्रेंड के धोखे के बाद से वह ऐसा बन गया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में खुद जोसेफ ने फांसी की सज़ा मांग की। उसे सज़ा मिली भी, लेकिन साल 2000 में फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। करीब 21 साल तक जेल में रहने के बाद 5 अगस्त 2017 में जोसेफ मेथेनी की मौत हो गई। जेल में उसकी मौत को लेकर हार्ट अटैक भी कहा जाता है, तो कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि कैदियों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन सच यही है कि बाल्टीमोर में खौफ का दूसरा नाम बन चुके इस सीरियल किलर का आखिरकार अंत भी रहस्यमय ही रहा। मौत की असली वजह कभी सामने नहीं आ पाई। ब्लॉगर गर्लफ्रेंड की हत्या, कातिल बॉयफ्रेंड का कबूलनामा, लेकिन बेंगलुरु मर्डर मिस्ट्री की इनसाइड स्टोरी। दोस्तों, ये खबर बेंगलुरु की है। हाँ, मैंने ही अपनी दोस्त का कत्ल किया, लेकिन वजह नहीं बताऊंगा। लेकिन कत्ल की वजह बहुत पर्सनल है।
बेंगलुरु के एक होटल में अपनी ही दोस्त का कत्ल करने वाले 21 साल के आरव हनोई को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने उससे कत्ल की वजह पूछी तो उसने यही कहकर वजह बताने से इनकार कर दिया कि ये उसका पर्सनल मैटर है। अपनी दोस्त का कत्ल करने के बाद आरव हनोई पूरे 2 दिनों तक उसकी लाश के साथ उसी कमरे में खुद को बंद किए हुए था। इस दौरान वो लाश के करीब बैठकर लगातार सिगरेट पीता रहा। आखिरकार बेंगलुरु से फरार आरव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरव हनोई की गिरफ्तारी की कहानी जानने से पहले उससे पहले की दास्तान जान लेते हैं। बेंगलुरु के इंदिरा नगर में मौजूद 3 स्टार सर्विस अपार्टमेंट होटल रॉयल लिविंग के एक कमरे में एक लाश मिलती है। ये लाश असम की रहने वाली 19 साल की लड़की माया गोगोई डेका की है। लाश 2 दिन से होटल के कमरे में पड़ी थी, इसलिए लाश खराब होने लगी थी। बेड पर पड़े ब्लैंकेट पर खून के धब्बे मिलते हैं। फर्श पर भी खून के निशान नजर आते हैं। एक मोबाइल भी मिलता है जो कि डेका का है। मोबाइल 24 नवंबर को स्विच ऑफ हो गया था। इसी से पुलिस ने अंदाज़ा लगाया है कि डेका का कत्ल 24 नवंबर को ही हुआ है। अगले 2 दिनों तक यानी 26 नवंबर तक उसकी लाश होटल के कमरे में पड़ी रही। बेड के करीब फर्श पर नायलॉन की एक रस्सी पड़ी मिली थी। इस रस्सी का ऑर्डर ऑनलाइन दिया गया था। इसी रॉयल लिविंग होटल के रिसेप्शन में लगे सीसीटीवी कैमरे में मिली तस्वीरों से भी कई खुलासे होते हैं। इसमें दिखाई देता है कि 23 नवंबर दोपहर 12:32 पर 2 लोग आते हैं। इनमें एक लड़की है और दूसरा लड़का है। लड़के ने सर पर वाइट कैप पहनी हुई है। लड़की के हंसने के अंदाज से ये साफ है कि दोनों यहाँ खुशी खुशी और अपनी मर्जी से आए हैं। लड़का डिजिटल पेमेंट करता है जबकि लड़की सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद दोनों रिसेप्शन से उठकर कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि माया गोगोई डेका है जिसकी लाश मिलती है। अब सवाल ये है कि डेका की लाश तो कमरे से बरामद हो गई, लेकिन वो लड़का कौन था और कहाँ गया जिसने डेका के साथ इस होटल में चेक इन किया था। तो आइए अब पूरी कहानी सिलसिलेवार से जानते हैं। माया 3 साल पहले असम से बेंगलुरु आई थी। वो सोशल मीडिया के जरिए वीडियो बनाने के साथ साथ कंसल्टेंसी फर्म में जॉब करती थी। डेका बेंगलुरु में अपने बहन और एक कजन के साथ किराए के एक अपार्टमेंट में रहती थी। करीब 6 महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए ही डेका की मुलाकात केरल के कुन्नूर के रहने वाले 21 साल के आरव हनोई से हुई। दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन करने के बाद इसी साल आरव कुन्नूर से बेंगलुरु आ गया। आरव ने भी एक कंपनी में स्टूडेंट काउंसलर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। अब डेका और आरव की अक्सर मुलाकात होती थी। 23 नवंबर को आरव और डेका दोपहर को इसी होटल रॉयल लिविंग में पहुंचे। दोनों के पास एक एक बैग था। दोपहर चेक इन करने के बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। उन्होंने रूम 1 दिन के लिए बुक कराया था। अगली सुबह यानी 24 नवंबर को जब रिसेप्शन से रूम में फ़ोन कर पूछा गया कि कितने बजे चेकआउट करेंगे, तब आरव ने कहा कि वो 1 दिन और स्टे करेंगे। इसके बाद 25 नवंबर की सुबह रिसेप्शन से फिर से रूम में फ़ोन आया कि वो कितने बजे चेकआउट करेंगे। तब आरव ने कहा कि अब वो 26 नवंबर की दोपहर को चेकआउट करेंगे। इस तरह 1 दिन का स्टे और बढ़ा दिया गया। अब 26 नवंबर की तारीख आ चुकी थी। आज ही के दिन यानी दोनों को होटल में चेकआउट करना था, लेकिन 26 नवंबर की सुबह 8:19 पर आरव अकेले ही होटल से बाहर निकल गया। उसके पास उसका बैग भी नहीं था। इस बार आरव हनोई होटल से बाहर गया तो फिर नहीं लौटा।
26 नवंबर की दोपहर का वक्त हो चुका था। रिसेप्शन पर बैठे शख्स को पता था कि आज उनको चेकआउट करना है। उसने रूम में लैंडलाइन पर फ़ोन किया। घंटी बजती रही पर फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। तब आरव हनोई के मोबाइल पर फ़ोन किया गया, लेकिन मोबाइल बंद था। इसके बाद होटल का एक स्टाफ कमरे में गया। दरवाज़ा अनलॉक था। जैसे ही वो दरवाजे को धक्का देता है, अंदर से तेज बदबू आती है। वो अंदर झांक कर देखा कि तो बेड पर लड़की की लाश और हर तरफ खून नजर आता है। वो भागकर होटल के बाकी स्टाफ को इसकी जानकारी देता है। पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस जब अंदर दाखिल होती है तो डेका की लाश बेड पर पड़ी मिलती है। लाश कंबल से ढका हुआ था। लाश की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे डेका की मौत कम से कम 2 दिन पहले हुई थी। बेड पर पड़ा मोबाइल भी चार्ज न हो पाने की वजह से 24 नवंबर से बंद दिखा रहा था। दरअसल मोबाइल पर आखिरी मैसेज और कॉल 24 नवंबर का ही था। इसके बाद कोई कॉल या मैसेज नहीं था। कमरे में नायलॉन की एक रस्सी के साथ एक पैकेट भी मिला। उस पैकेट से पता चलता है कि इस रस्सी का ऑर्डर इसी होटल के पते पर ऑनलाइन किया गया था। डेका के जिस्म और सिर पर चाकू से कम 10 वार किए गए थे। अब चूंकि कमरे में डेका और आरव ही थे, लिहाजा पुलिस ने आरव की तलाश शुरू कर दी। होटल के सीसीटीवी कैमरों से पता चलता है कि आरव हनोई 24 नवंबर की सुबह 8:19 पर होटल से निकला, वो भी बिना बैग के। इसके बाद जब उसने मोबाइल के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड खंगाल गया तो पता चलता है कि होटल से निकलने के बाद उसने अपने मोबाइल ऐप से एक कैब बुक किया। कैब रेलवे स्टेशन के करीब बुक किया गया था, मगर उसके फ़ौरन बाद आरव ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। तब से उसका फ़ोन बंद था। अब तक के तफ्तीश के बाद पुलिस का मानना था कि आरव पूरी प्लानिंग के साथ होटल आया था। रस्सी का मंगाना, चटाकू साथ लाना, यही इशारा कर रहे थे। इतना ही नहीं, जब वो होटल में चेक इन कर रहा था तब भी उसने कैप की मदद से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश भी की थी। जब वो 26 नवंबर को होटल से आखिरी बार निकला तब भी उसने कैप से चेहरा छुपा रखा था। पुलिस इस बात से हैरान थी कि डेका का कत्ल करने के 2 दिन बाद तक आरव लाश के साथ उसी कमरे में क्यों रुका रहा। वो चाहता तो पहले भी भाग सकता था। यहाँ तक कि 2 दिनों में लाश से बदबू भी आने लगी थी, लेकिन वो फिर उसी कमरे में था। पुलिस इस पहलू से भी मामले की जांच कर रही थी कि कहीं आरव डेका की लाश के टुकड़े कर किश्तों में उसे ठिकाने लगाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा था। जब उसे लगा कि ऐसा संभव नहीं है, तब वो डर के मारे वहां से भाग गया। इसी मोबाइल के सहारे पुलिस को आरव के मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी, क्योंकि बीच बीच में वो अपने मोबाइल को ऑन कर रहा था। पुलिस के मुताबिक आरव को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें बनाई गई। इन तीनों टीमें को सिर्फ एक काम सौंप दिया गया, वो था आरव को पकड़ना। 26 नवंबर से बेंगलुरु पुलिस लगातार आरव हनोई की तलाश में जुटी रही। आखिरकार 2 दिन बाद पुलिस को पहली कामयाबी मिली। दरअसल भागने के बाद आरव ने अपने मोबाइल से ऐप के जरिए एक कैब बुक किया था। ये कैब रेलवे स्टेशन के जरिए बुक किया गया था। कैब ड्राइवर से भी पूछताछ के बाद यही जानकारी सामने आई कि आरव बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर कैब से उतर गया था। आगे टेक्निकल एविडेंस के जरिए पता चलता है कि आरव बेंगलुरु से पहले रायचूर गया और यहाँ फिर वहाँ से एमपी और यूपी के अलग अलग हिस्सों में होता हुआ वाराणसी पहुँचा। उसको पता था कि कत्ल के बाद पुलिस उसे कर्नाटक और उसके घर केरल में ढूंढेगी, लिहाजा पुलिस को चकमा देने के लिए वो वहाँ जाने की बजाय उत्तर भारत की तरफ निकल पड़ा। अगले 3 दिनों तक पुलिस को चकमा देने के लिए लगभग 3500 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका था, लेकिन उसके पास पैसे कम थे। इसलिए वाराणसी पहुंचने के बाद उसने तय किया कि वो वापस कर्नाटक जाएगा। वाराणसी से उसने
कर्नाटक के लिए फिर एक ट्रेन पकड़ी। शुक्रवार को वो कर्नाटक से देवलाहल्ली पहुंचा और वहां कैंप पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो आरव ने फौरन अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक शुरू में ऐसा लगा था कि जैसे वो चाकू लेकर ही होटल पहुंचा था। जब डेका से उसका झगड़ा हुआ तो 24 नवंबर को उसने जेप्टो ऐप से एक चाकू और नायलॉन की रस्सी का ऑर्डर दिया। ये पार्सल होटल के रिसेप्शन पर उसने खुद रिसीव किया था। जिस दिन चाकू और नायलॉन की रस्सी आरव को मिली उसी दिन यानी 24 नवंबर को ही उसने उसी चाकू से डेका का कत्ल कर दिया। आरव ने डेका के शरीर पर चाकू से अनगिनत वार किए थे। पुलिस के मुताबिक केरल के रहने वाले आरव के दादा आर्मी में थे। उन्होंने ही उसकी परवरिश की थी। वो जब छोटा था तभी उसके माँ बाप का तलाक हो गया था। तलाक के बाद आरव माँ के साथ रहता था। इस दौरान माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। फिर से तलाक हो गया। इसके बाद माँ ने तीसरी शादी की। तभी से आरव अपने दादा के साथ रहता है। केरल में आरव बीबीए कर रहा था। इसी दौरान डेटिंग ऐप बम्बल पर उसकी मुलाकात असम की माया गगोई डेका से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई। डेका की वजह से ही वो केरल से बेंगलुरु आ गया। डेका ने ही एक कंपनी में आरव की इंटर्नशिप लगा दी। वहाँ उसे 15,000 रुपये महीने मिलते थे। इसी बीच आरव ने डेका से लिव इन में साथ रहने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। डेका का फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा था, जबकि आरव शहर में अकेला डेका को उसके दोस्तों के साथ देखकर कई बार उससे शक होता था। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा भी होता था। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार आरव हनोई ने डेका की हत्या क्यों की थी। पुलिस की माने तो फिलहाल पूछताछ में आरव हनोई ने जो खुलासा किया है उसके हिसाब से उसे डेका को लेकर कुछ शक था। इसी शक की वजह से होटल में दोनों में झगड़ा हुआ और फिर उसने डेका को मार डाला। फिलहाल आरव बेंगलुरु पुलिस के कब्जे में है और अब भी उससे ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वाकई कत्ल का मोटिव शक और जलन था या कुछ और।